पहले दूसरे बच्चों के इंटरव्यू देखती थी, तो मैं ऐसे सोचती थी कि एक दिन मैं भी मतलब ऐसे जाऊँगी और सर के सामने बैठ के मैं भी इस जगह बैठूँगी और ऐसे इंटरव्यू दूँगी। ऐसे और भी कोर्स देखे लेकिन सबसे अफोर्डेबल और यही लगा। लेने के बाद मेरे को ऐसा हुआ कि ये मेरे को पहले जॉइन कर लेना चाहिए था। मतलब बेस्ट कोर्स है कि सारे दिन मतलब किताबों में घुसे रहने से कोई कुछ नहीं मतलब होता। जैसे एग्ज़ाम आने वाले होते हैं तब जैसे कि 1 महीने बचा है, 15 दिन बचे तब ये मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पर नहीं। और मॉक टेस्ट कितना देते थे आप? आपका रिवीजन पैटर्न क्या खुली किताबों से करते थे या आंख बंद करके माइंड में जैसे ही आपके अकाउंट में पैसा आया आपकी फर्स्ट च्वाइस कि मैं ये तो खरीदूंगी, क्या चीज है वो? तो गलत तो नहीं था कहीं पर भी? वेलकम्स टू उत्कर्ष फैमिली। सबसे पहले तो मैं नॉर्थ सेट 10 जो मेंस के बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उन सबको उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस की तरफ से कांग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा। और आपसे आज मैं उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस की शेरनी से मिलवाना चाहूंगा जिन्होंने नॉर्थ सेट 10 मेंस के अंदर न केवल सिलेक्शन लिया, और आपको पता है नॉर्सेट 10 मेंस के अंदर अप्रॉक्स 1 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था। 93 टू 94 स्टूडेंट्स 4000 स्टूडेंटों ने एग्जाम में अपीयर हुए थे और उसके अंदर इस शेरनी ने 530 रैंक लेकर के आज अपने परिवार का, अपने समाज का, अपना अपना उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस का सर ऊंचा किया। तो वेलकम नीरू सैनी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस की तरफ से नीरू सैनी का स्वागत करूंगा, सबसे पहले सम्मान करूंगा क्योंकि वो बधाई के पात्र हैं जिन्होंने अटूट मेहनत करी, बहुत कठोर मेहनत करी और आज ये मुकाम हासिल किया कि नॉर्थ 10 मेंस जैसे एग्जाम के अंदर 530 रैंक हासिल की। तो बेटा सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू और ये सर। हमारे क्या उत्कर्ष के आन बान शान होता है बेटा, है ना? तो ये आपके लिए पूरे परिवार की तरफ से ये बेटा आपके लिए सबसे पहले तो ये वेरी गुड। थैंक यू सर। और ये लीजिए आपके लिए बेटा, और ये हमारी तरफ से आपके लिए मुंह मीठा काजू की कतली है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बच्चों को प्रेरणा स्रोत ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आज नीरू सैनी ने ऐसा क्या किया कि विद इन अ ईयर उन्होंने नॉर्सेट 10 के अंदर प्रीलिम्स को भी क्लियर किया और मेंस को भी क्लियर किया। क्या उनकी रेगुलरिटीज रही? वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहिएगा, ये इन सभी चीजों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नीरू, मैं सबसे पहले आपको उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस की तरफ से पूरी तरीके से कांग्रेचुलेशन कहता हूँ कि आपने 530 रैंक हासिल करके और एक अच्छा ग्रेट अचीवमेंट किया। आज आपको कैसा लग रहा है हमारे संग में बैठ करके? सर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं मतलब जैसे पहले दूसरे बच्चों के इंटरव्यू देखती थी, तो मैं ऐसे सोचती थी कि एक दिन मैं भी मतलब ऐसे जाऊँगी और सर के सामने बैठ के मैं भी इस जगह बैठूँगी और ऐसे इंटरव्यू दूँगी। एक बेसिक क्वेश्चंस, जैसे रिजल्ट आपको पता चला, जैसे रिजल्ट आपका पता चला, आपका कि रिजल्ट आ चुका है, उस समय आपके दिमाग के अंदर क्या उथल-पुथल चल रहा था? मेंस के रिजल्ट के लिए? सर पहले तो बहुत नर्वसनेस हो रहा था क्योंकि पिछला भी मैंने जैसे प्री पहले भी क्लियर हो गया था मेरा और मेंस के अंदर कुछ मिस्टेक्स हो गई थी। क्योंकि ऐसा नहीं था कि पेपर आता नहीं है, बाकी थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं था उस चक्कर में मतलब क्वेश्चंस तो उस टाइम मेंस नहीं हो पाया था, तो इस टाइम मतलब डर लग रहा था कि मेरे को ये पता था कि हो जाएगा इसमें क्योंकि मैंने पिछली बार से बहुत अच्छी मेहनत भी की है और पिछली बार से अच्छा भी किया है मतलब क्योंकि मेरे को पता चल गया था कि पिछली बार कुछ ना कुछ कमियाँ रही है। वेरी इस वजह से कुछ ना कुछ नहीं हो पाया, तो वो सारी चीज़ें मैंने इस बार कवर कर ली थी, कि जो चीज़ें मेरे को लगी थी कि भई ये चीज़ की वजह से मतलब नहीं हुआ पिछली बार, तो वो सारा मैंने इस बार किया। मैं बोलूँ कि नर्सिंग क्षेत्र के अंदर आपने जैसे बीएससी नर्सिंग कर रखी है या फिर जीएनएम कर रखी है बेटा? बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग इन्होंने कंप्लीट कर रखी है, तो बीएससी नर्सिंग आपने किस कॉलेज से कंप्लीट करी? और उसके बाद में आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के संग में कब हुआ? ड्यूरिंग बीएससी हुआ या फिर बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद में? सर मैंने बीएससी नर्सिंग आयुष्मान नर्सिंग कॉलेज है जयपुर में जो सांगानेर के थोड़ा आगे पड़ता है, तो वहाँ से मैंने वो अपनी नर्सिंग कंप्लीट की। उसके बाद जो मतलब उत्कर्ष का ऐसा था कि जैसे कुछ फ़ोन चलाते ही इंस्टाग्राम चलाते ही है, तो उसके अंदर मतलब आते थे टीचर्स मतलब क्लासें लेते थे, तो उस शक मतलब ऐसा हुआ कि ठीक है एक बार क्योंकि करना ही था नॉट सेट का था कि भाई नॉट सेट में तो लगना ही है मतलब 3rd ईयर 4th ईयर से सोच लिया था। तो उसके बाद फिर मतलब क्योंकि उस टाइम मेरे को सबसे और भी कोर्स देखे लेकिन सबसे अफोर्डेबल और यही लगा
तो इसलिए मैंने ये लिया और फिर उसके बाद लेने के बाद मेरे को ऐसा हुआ कि ये मेरे को पहले जॉइन कर लेना चाहिए था, मतलब बेस्ट कोर्स है। क्योंकि मेरे को 4th ईयर के दौरान भी मतलब इससे बहुत हेल्प हुई थी। कोचिंग मतलब कॉलेज के एग्ज़ाम में भी बहुत ऐसा था कि वही कंटेंट मतलब था ना कि अगर आपको पता है तो उसके बारे में लिख सकते हो कितना-सा भी। बिल्कुल। तो उस वो 4th ईयर के एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्प हुई थी, तो उसमें मेरा ऐसा था कि अच्छे नंबर आए थे 4th ईयर में भी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो, आपने अगर बच्चों एक बात नोट की हो तो इन्होंने ये बोला है कि सबसे पहले तो इनके पास में लैक ऑफ स्ट्रैटेजी की कमी बिल्कुल भी नहीं थी, स्ट्रैटेजी की बिल्कुल सिंगल परसेंट भी कमी नहीं थी। अगर मैं आपसे बात करूँ कि इन्होंने ड्यूरिंग डिग्री के अंदर इन्होंने तैयारी करना शुरू कर दिया और इट्स अ रियल बिग थिंग कि आज ये जस्ट डिग्री कंप्लीट होते ही और एक अच्छी रैंक लेकर के हमारे सामने बैठे हुए हैं। गौर से देखिएगा, हम ये बोलते हैं कि जागरूकता की कमी है। हम लोग तैयारी करते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर डिग्री टाइम में हम लोग मौज-मस्ती करते हैं, तैयारी करते हैं, कुछ भी करते हैं। लेकिन फिर वो डिग्री कंप्लीट करने के बाद में अब पता चलता है, हाँ साहब, अब हमारे पास में कॉम्पिटिशन की तैयारी करने का टाइम आएगा। नहीं, सबसे पहले नीरू ने क्या किया, सबसे पहले क्या किया कि इन्होंने सेकंड और थर्ड ईयर के अंदर इतनी अवेयरनेस रख ली कि हाँ भई, मेरे को तैयारी करनी है और देखा जाता है कि हम अगर किसी भी बैच के अंदर एनरोल कर लेते हैं, तो या तो बच्चा खरीद करके छोड़ देता है, पढ़ाई नहीं करता है क्योंकि कोर्स ले लिया, जोश-जोश में उसके बाद में पढ़ना भूल गया। 6 महीने बाद में, 7 महीने बाद में, फिर उसके बाद में उसने बैच लिया, फिर उसके बाद में उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई। दोबारा पैसे की अभी नहीं, अभी तो डिग्री कर लेंगे। लेकिन इस बच्ची ने बैच भी लिया और उसको पढ़ा और पढ़ कर के रियलाइज़ भी किया कि ये बैच मुझे पहले लेना चाहिए था। तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं, ये बहुत आपकी सफलता के अंदर मेन पॉइंट्स रखते हैं। आप खुद ब खुद कह रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये होती है कि यार उत्कर्ष जो है ना, अफोर्डेबल प्राइस के अंदर बात करूँ तो हाँ मैं सर। बेटा उत्कर्ष हमेशा है ना बच्चों के हितों के लिए पक्षधर है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उत्कर्ष की बच्चे होते हैं और बच्चों के अफोर्डेबल प्राइस में, क्योंकि नर्सिंग है ना एक मिडल क्लास फैमिली का बंदा करता है। अगर हाँ, हाई-फाई होते तो आज एमबीबीएस और वो कर एमबीबीएस रहे होते करते हैं। सर सही है। तो हमने यही देखा है कि बच्चों को एक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर क्वालिटी ऑफ कंटेंट किस प्रकार से मिले। क्योंकि उत्कर्ष डिमांड्स ऑलवेज अ डिसिप्लिन और क्वालिटी ऑफ कंटेंट। मैं हमेशा इसी पे वर्क करता हूँ। मतलब मेरा एक डेडिकेशन रहता है कि एक नए कांसेप्ट, नए लॉजिक्स और रेशनल के द्वारा नर्सिंग को कितना सिंपल करके पढ़ाया जा सके और आज की डेट के अंदर नॉरसेट हुआ या फिर कोई भी एग्जाम हुआ, उसकी एग्जैक्टली डिमांड क्या है? क्योंकि अगर आप पुराने मैटर को ही चलते रहोगे तो फिर कोई मतलब वाली बात नहीं है। कुछ नया जानने के लिए और जाना, इसलिए आप आज सेलेक्ट होकर के यहाँ पर बैठे। तो बच्चे ने ये बोला, नीरू ने, कि हमारे पास में 2 चीज़ें क्वालिटी के ऊपर है। एक तो आपकी हमारे उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस की क्वालिटी ऑफ कंटेंट, डिसिप्लिन और संग में अफोर्डेबल प्राइस। और संग में बेटा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सबसे पहला लकी चार्म आपका है कि आपका अवेयरनेस आपने ड्यूरिंग डिग्री के अंदर ही आपने कोर्सेज़ को लिया या फिर आपने तैयारी शुरू करी। और दूसरे नंबर पर आपने आपको ऐसा भी लगा होगा कि हम डिग्री कर रहे थे, उसके संग में जो हमने क्लासेस ली तो वो डिग्री के सब्जेक्टों को भी बहुत यूज़फुल रहा होगा। हाँ सर, बहुत। बहुत कैसा लगा था जब आपके ओबीजी और इनके एमएसएन के क्वेश्चन्स आते थे तो आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आते होंगे? बहुत सर, वो तो ऐसा हो गया था कि मतलब उस टाइम 4th ईयर में ऐसा हो गया था कि अब नोट सेट दे सकते हैं कि इतना वेरी अच्छा गुड। पढ़ लिया। मतलब मैं बोलूँ कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन की कमी थी, बाकी 1 लाख रुपए महीने का नुकसान हो रहा था, नहीं? हाँ सर। प्रिपरेशन के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? आपने उस फेज़ को कैसे आउटकम किया? मतलब जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, प्रिपरेशन के लिए बैठ गए, आपकी डिग्री पूरी कंप्लीट हो गई। अब आपने उतार-चढ़ाव दोनों देखे, नॉरसेट 9 भी आ गया, इसके अंदर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर उसके बाद में नॉरसेट 10 भी आया। अब आपकी छोटी-सी उम्र है। आपने ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों ने ज़्यादा कुछ लोगों से बातचीत करी होगी, क्योंकि ऑनलाइन स्टूडेंट अपने सेल्फ लिमिटेड रहते हैं। तो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आपका इसमें क्या-क्या चैलेंजेस देखने को मिले? क्या-क्या चैलेंजेस रहता है? तो वो अपने परिवार की तरफ से हों या फिर वो इकोनॉमिकल फेस के ऊपर हो, सोशल फेस के ऊपर हो या फिर स्टडी कंटेंट के ऊपर पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है या फिर डिमोटिवेशन हो रहा है, स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, होगा या नहीं होगा? मतलब क्या-क्या स्ट्रगल पॉइंट थे आपके? सर, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि कोई भी जो तैयारी कर रहा है उनको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैंने स्ट्रेस लिया था। मेरा एक वीक पॉइंट मतलब जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है नॉट सेट 9 में नहीं होने का, कि मैंने मतलब ये स्ट्रेस की वज़ह से मैंने बहुत अपनी हालत ख़राब कर ली थी। मैं मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस की वज़ह से ऐसा हो गया था कि मेरे को स्लीपिंग डिस्टर्बेंस ऐसा होने लग गया था, नींद वग़ैरह का वो हो गया।
तो इस चक्कर में बस ऐसा होता था कि मेरे को सिर्फ़ इतना था कि मेरे को सिर्फ़ पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी सिर्फ़ पढ़ना है, तो उस चक्कर में थोड़ा ऐसा डिस्टर्बेंस हो गया था कि मेंटली वो हो गई थी मैं, परेशान सी हो गई थी। तो मेंटली थोड़ा रहना कि कुछ भी करो लेकिन पढ़ाई ठीक है, पढ़ाई करो 8-9 घंटे करो लेकिन थोड़ा-सा माइंड फ्रेश भी होना चाहिए, बिल्कुल सही कि बात है। सारे दिन मतलब किताबों में घुसे रहने से कोई कुछ नहीं मतलब नहीं। होता। फिर वो पढ़ाई, पढ़ाई नहीं होती है। उसके अंदर पढ़ाई का कोई मतलब नहीं निकलता। देखो भई पढ़ाई एक 4, 5, 6 घंटे आप अगर रेगुलर पैटर्न के ऊपर कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हो तो डेफिनिटली यू क्रैक द नॉट। कोई बढ़िया एग्ज़ाम नहीं है। बस सही दिशा से पढ़ना ज़रूरी होता है। और सबसे बड़ी बात ओवरथिंकिंग नहीं करना है। हाँ, एक सिंपल पेपर ही तो है, निकाल लेंगे। और आपने करके दिखा दिया। आज आपकी उम्र कितनी है बेटा? सर मैं 23। 23 एप्रॉक्स एज के अंदर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर बन चुके हो। आपने अपना ड्रीम पूरा कर लिया। आपका परिवार, आपका समाज आपका और परिवार बहुत खुश है इस चीज़ को देख कर के। तो ये तो मतलब सिर्फ़ एक कॉन्फिडेंस ही हुआ है। हाँ, आपने कॉन्फिडेंस बनाया। नॉरसेट 9 के अंदर ही गिरे और जैसा कि बच्चों के अंदर देखने को मिलता है एग्ज़ाम के टाइम पे एक प्रकार का फ़ोबिया आता है और ऐसा लगता है मेरा नहीं होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या आप इस बात के लिए पूरी तरीके से सहमत हैं कि जो अपन एग्ज़ाम से पहले जो हमारे दिमाग में जो आइडियाज़ चलते हैं वो सब व्यर्थ होते हैं, बेकार होते हैं, हमारे को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। लास्ट के 14 दिन जो 14 डेज़ होते हैं, वो आपके मोटिवेशन को कितना गिरा देते हैं? सर ये बहुत मैटर करता है क्योंकि लास्ट के डेज़ में लगता है लेकिन वो तब होता है ज़्यादातर कि जब आपने जो जैसे 6 महीने का या 1 साल में अगर ढंग से पढ़ाई नहीं की, तो ज़्यादा होता है कि फिर अपन क्योंकि उससे पहले अपन फिर ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं कि 10-12 दिन है इसमें सब कुछ पढ़ लें। सब कुछ पढ़ लें। तो वो पॉसिबल नहीं होता। अगर जैसे मैंने पूरा 6 महीने मैंने दिए थे कि मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ टाइम वेस्ट किया है। मैंने पूरा 100% दिया अपना। मैंने ये सोच लिया था नॉट सेट 9 के बाद में कि अब मेरे को जितना हो सके ना मेरे को 100% देना है, बाकी भगवान के हाथ में है सारी चीज़ें। मैं मेरा 100% दे सकती हूँ। तो मैंने जितना मेरे से हो सके मैंने उतना किया और फिर उसके बाद मेरे को इतना नहीं लगा कि मतलब बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। बस होता था कभी-कभी कि क्या पता होगा या नहीं होगा, लेकिन उस टाइम में फिर मैं जैसे टेस्ट वगैरह देती थी, तो उसमें अच्छे नंबर आते थे या फिर बाद में जो पढ़ लेती थी, कभी भी जैसे मेरे दोस्तों से मैं डिस्कस करती थी कि कुछ भी वो मेरे से क्वेश्चन पूछते थे, मैं उनसे पूछती थी। तो ऐसा लगता था कि भई आता है जो अगर सामने वाला पूछ रहा है तो उसका हर क्वेश्चन का जवाब अगर मैं दे रही हूँ, बिल्कुल तो सही बात है, कुछ तो आता एग्ज़ैक्टली। है। बिल्कुल, तो एग्ज़ैक्टली वो यही था। वाली बात होती है, हम पढ़ रहे हैं, अगला हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, हम उसका सटीक आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं, हम अगर क्वेश्चन्स को निकालने की कोशिश कर रहे हैं मतलब और क्वेश्चन निकल रहे हैं मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं। हाँ। तो बस मेहनत की ज़रूरत है मतलब अपन निकाल लेंगे। एग्ज़ एग्ज़ यूजुअली स्टूडेंट की तरह पूछूँ कि एक बच्चों का एक नॉर्मल क्वेश्चन रहता है कि हम कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? ना आप कितने घंटे अपने स्ट्रगल टाइम पे पढ़ाई करते थे? कोई फिक्स टाइम था कि यही पढ़ाई करनी है या फिर कितने घंटे आप लोग शेड्यूल लगा के पढ़ाई करते थे? 6, 8, 10, 12, 14 घंटे कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? सर मेरा मतलब ऐसा हो गया है कि जैसे एग्ज़ाम आने वाले होते हैं तब जैसे कि 1 महीना ही बचा है, 15 दिन बचे हैं तब 8-9 घंटे हो जाते थे और उससे पहले कि 7-8 घंटे तो डेली करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए मतलब कैसे भी करो, बाहर जाओ या कहीं भी करो लेकिन 8-9 मतलब 7-8 घंटे पढ़ने हैं तो पढ़ने ही है। चाहे मैं कहीं जैसे बाहर जा रही हूँ तो फिर वो मेरे को कवर करना है कि और कॉलेज के अंदर आप रेगुलर जाते थे? हाँ सर। तो कॉलेज के अंदर रेगुलर जाते हुए आपने क्लासेस को भी रेगुलर लिया? हाँ। मतलब आपका टोटल एक टाइम शेड्यूल फिक्स था, आपको ये भी नहीं पता होगा कि क्या सुबह, क्या दिन, क्या रात? नहीं। बस 2 चीज़ों को फ़ॉलो किया, एक तो कॉलेज को और एक आपने हाँ। कंटीन्यूअसली क्लासेस को। दोनों को मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं सर, क्योंकि कॉलेज में हम जैसे जाते थे तो कॉलेज का कॉलेज में ही हो जाता था और बाकी आकर फिर बाद में जैसे थोड़ा रेस्ट वगैरह किया, शाम को मैं क्लासें ले लेती थी। टाइम बचता है बहुत अगर वैसे देखें तो, वेरी गुड, सही क्योंकि बात है। मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पर ये मतलब इतना एक्टिव नहीं रहती कि इंस्टा वगैरह चलाना इतना जी, नहीं बिल्कुल, चलाती। मैं बिल्कुल अभी आपसे इसी क्वेश्चन के ऊपर भी पूछूँगा। अगर मैं पूछूँ आपसे कि नर्सिंग सब्जेक्ट में ऐसा कौन-सा सब्जेक्ट है जो आपको सबसे ज़्यादा टफ़ लगता है? टफ सब्जेक्ट सर, सबसे टफ़? वो सीएचएन का थोड़ा मतलब क्योंकि रटना पड़ता है सारा, जी, 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 तो जी। सीएचएन का हो जाता है, बाकी सब्जेक्ट सही है सारे। सारे सब्जेक्ट्स एवरेज कमांड में। हुँ। आपको ये पता है कि हमारे पास में 5 कोर सब्जेक्ट्स हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, हाँ, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ऑप्स पीरियड, एंड पीडिया और साइकियाट्री। सेक्रेटरी। तो सबसे बेस्ट सब्जेक्ट ऐसा कौन-सा लगता है जिसके अंदर पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, आनंद आता है? सर फाउंडेशन फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, टफ नहीं लगी कभी? नहीं। याद हो गई थी आराम से? हाँ सर, क्योंकि उसके अंदर ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ अगर एक बार समझ ली ना, तो फिर उसके कोई से भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। मतलब बस एक बार समझ में आना चाहिए कि क्या है? एग्ज़ैक्टली उसको हाँ, हमको समझना चाहिए कि हमको पता होना चाहिए कि भई ये मैकेनिकल वेंटिलेटर के ये मोड्स हैं,
हाँ, ये सीएमबी है, ये असिस्ट कंट्रोल है, इंटरमिटेंट वेंटिलेटरी वेंटिलेशन है, सिम्ब है, तो अगर आप इसका अर्थ समझ जाओगे तो फिर हाँ, कैसा वो भी सारा सिनेरियो हो आ जाए जाता वो है। हो जाएगा। रिवीजन और एमसीक्यू को आपने कितने इंपॉर्टेंस दी? रिवीजन और एमसीक्यू को आपने कितनी इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस दी आफ्टर 9? आपने देख लिया कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो 9 के बाद में आपके क्या वेटेज रहा है रिवीजन और एमसीक्यू के ऊपर? सर रिवीजन तो मतलब 9 के टाइम पर भी किया था, लेकिन एमसीक्यूज़ का थोड़ा कम ध्यान दिया था मैंने। एग्जैक्टली। तो मतलब रिवीजन तो उस टाइम भी पूरा चलता था, लेकिन जब तक अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते तो पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है। क्योंकि ऐसा होता था कि रिवीजन तो सारा कर लिया, लेकिन जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो जैसे क्वेश्चन बन रहे थोड़ा-सा भी घुमाकर क्वेश्चन दे दिया तो फिर उसको समझने में दिक्कत आती थी। तो इसके लिए फिर जो क्वेश्चन्स एमसीक्यूज़ वगैरह है, फिर टेस्ट सीरीज़ जॉइन की थी। तो उससे फिर पता चल जाता है और फिर उससे ये भी पता चल जाता है कि ऐसे मतलब जो टॉपिक अपन ऐसे समझते हैं ना बहुत सारे कि ये टॉपिक तो क्या ही आएगा। तो उसमें से भी क्वेश्चन्स बन रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। बिल्कुल। तो वो चीज़ें फिर एमसीक्यूज़ वगैरह से कवर हो जाती है और रिवीज़न तो सबसे बेस्ट है मतलब रिवीज़न मेरा ऐसा होता था कि हर महीने में मतलब पूरा रिवीज़न वापस से एक बार मतलब कर देती मैंने कितनी बार कर लिया। एग्जैक्टली बच्चों मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगा कि हमारे पास में अवेयरनेस की कमी नहीं है। आज इतने मल्टीमीडिया सोर्सेज़ अवेलेबल है, हाइब्रिड स्टडी पैटर्न है। हम लोग क्यों वेट करते हैं कि एक बार हम लोग गिरें? आपको स्पष्ट कह रखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। सबसे पहले तो थ्योरी कमांड करो, थ्योरी के संग में आप लोग एमसीक्यू पर्टिकुलर टॉपिक पे भी कर सकते हैं। कंप्लीट होने के बाद में आप लोग कंप्लीट एमसीक्यू सेशन को भी कर सकते हैं। आपको जैसे ही कंप्लीट होगा आप टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं और टेस्ट सीरीज के बाद में मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। तो ऐसा क्यों कि हम पहले गिरते हैं फिर हमको पता चलता है कि एमसीक्यू हमको करना चाहिए था। आप कहना चाहोगे कि हर स्टूडेंट को कि हाँ, ये रेगुलर पैटर्न पे रहना चाहिए प्रैक्टिस और एमसीक्यू सेशन? हाँ सर, रेगुलर एमसीक्यू और ये प्रैक्टिस तो होनी ही चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि कॉन्फिडेंस अगर जैसा होता है ना कि 4-5 दिन भी बीच में छोड़ दिया ना, तो 5 दिन बाद में तो ऐसा लगता है कि कुछ आता ही नहीं है। बिल्कुल। बहुत पीछे हो जाते हैं। एग्ज़ैक्टली हम दीपावली के त्योहार पे घर पे गए बनाने के लिए और ऐसा भी देखा भी जाता है कि जब हम वापस आते हैं, तो 4 दिन की जो खुशियाँ हैं, वो तो अभी कंपेंसेट 4 दिन तक और पढ़ाई नहीं होती। हाँ, कम से कम 15 दिन का तो लॉस हो ही जाता हो है जाता है सर। और उसको कंपेंसेट करते-करते डिप्रेशन में आ जाते हैं। हाँ, तो ये चीज़ें कंटिन्यूटी को ही एक इसका रिज़ॉल्यूशन है और कुछ भी नहीं है। आप अगर पढ़ाई करोगे कंटिन्यू, त्योहार है तब भी अगर 2 घंटे पढ़ाई करोगे तो वो भी एनफ है, लेकिन कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू। डेली आपको पढ़ना ही पड़ेगा तब जाकर के आपके आगे के रास्ते खुलेंगे। चलो उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के से आप कैसे जुड़े? उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस का मतलब उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस में एंट्री करने का क्या सोर्स रहा? कौन-सा बैच लिया आपने? क्या तैयारी करी? क्या प्रैक्टिस था आपका उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब के लिए और बैचेस में आपने कौन-सा बैच लिया था? सर मैंने जैसे कि 4th ईयर में स्टार्टिंग में ले लिया था, तो उस टाइम नॉट सेट 8 वाला बैच मैंने जॉइन किया था। वेरी गुड। उसके बाद मतलब उसके अंदर जैसे वो एक्सटेंड वगैरह किया था, तो वो हो गया था, एक्सटेंड कर लिया नॉट सेट 9 वाला। हुँ, फिर उसके बाद नोट्स तो बन ही गए थे सारे। बिल्कुल, तो फिर मेरे को नहीं लगा कि बार-बार मेरे को कोर्स खरीदना चाहिए, तो मैं नोट्स बना लिए सारे अच्छे से। बिल्कुल। फिर उसके बाद मैंने जैसे जो भी न्यू अपडेट्स के लिए मैंने नोटसेट सीरीज़ आप लेते ही हो यूट्यूब पर, जी, 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 तो जी। मैंने वो जॉइन की थी। फिर उसके अंदर मैंने एक अलग से नोटबुक बना ली थी। फिर उसके अंदर जो भी चीज़ नई होती है, जो भी आप बताते थे, मैं सारे नोट्स बनाती थी। पूरा जो आप बोलते थे या कुछ भी नया लग रहा है, बिल्कुल, ने लेटेस्ट न्यू अपडेट अपडेट्स आप के लोगों लिए। को यूट्यूब के लिए हाँ, रेगुलर जॉइन करने के लिए आपके नॉर्थ-साइड और 360 डिग्री भी चलती है और एक बार बेस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। डायरेक्ट ही आप मैं बोलूँ कि आज जैसे आप डिग्री कंप्लीट करके और मैं बोल दूँ मॉक टेस्ट दे लो सिलेक्शन हो जाएगा। कई होते हैं कि अभी जस्ट एक डिग्री करे और मॉक टेस्ट दे लेते हैं, 20 मॉक टेस्ट दे दिए और रट करके चले गए, ऐसे नहीं होता है। नहीं होगा। एक स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले एमसीक्यू करो, पर्टिकुलर टॉपिक पे करो, फिर टेस्ट सीरीज करो, फिर उसके बाद में फाइनली मॉक टेस्ट पे आओ। तब जाकर के एक स्टेप बाय स्टेप अपन बढ़ते हैं और बोलते भी है ना कि यार सक्सेस का कोई भी मतलब एलिवेटर नहीं है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो डेफिनिटली आपको सीढ़ियाँ चढ़नी ही पड़ेगी, हाँ। मेहनत करनी ही पड़ेगी। चलो ये बताएँ क्या आपको किसी पर्टिकुलर टीचर उत्कर्ष नृत्य क्लासेस में अगर बात करें या किसी के लिए बोलें, क्या आप किसी पर्टिकुलर टीचर, सेशन या फिर स्ट्रैटेजी का क्रेडिट देना चाहेंगे अपने सिलेक्शन के लिए? कि आपके प्रिपरेशन को वो बूस्ट करता था? सर जैसे क्लासें तो उस टाइम ले ली थी तो टीचर से, फिर उसके बाद जो मतलब मेरे को जैसे नोटसेट सीरीज़ में देखती थी, तो मेरे को ऐसा था कि आपका मतलब जैसे मैं दे वो जो क्लासें लेती थी, तो उससे बहुत हेल्प मिली मेरे को, तो फिर मैं कंटिन्यू रखती थी उसको, मतलब कि मेरे को आपकी दोनों क्लासेस जो 360 और नोटसेट सीरीज़ की वो तो लेनी ही है।
तो वेरी गुड। मैं आपको देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच बच्चे। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूँ कि न सुबह 6 बजे का अलार्म फिक्स था आपका नॉर्थ साइड सीरीज़ पे पढ़ाई करने का बिल्कुल एकदम फिक्स था? सर वो क्लास जो सुबह की होती है उसको मैं थोड़ा डिले थोड़ा-सा लेती थी, डिले करते थे। क्योंकि मेरा ऐसा होता स्टडी था कि पैटर्न होगा, हाँ, रात के टाइम पे आप लेट पढ़ते हो। हाँ, बिल्कुल, मैं भी आपसे ये कहना चाहूँगा बच्चों किसी-किसी बच्चों का पढ़ाई का पैटर्न चेंज होता है, या तो वो रात के टाइम पढ़ता है, सुबह के टाइम पढ़ता है। बट मैं भी आपसे यही कहूँगा कि आप जिस टाइम पे भी कम्फर्ट हो उस टाइम पे पढ़ो। पढ़ाई का कोई टाइम नहीं होता, पढ़ाई का कोई समय नहीं होता, पढ़ाई के लिए कोई आफ्टरनून, इवनिंग और डे नहीं होता। जब मन चाहे आप मेट्रो में जा रहे हो तो पढ़ना शुरू कर दो, आप लोग जब भी फ्री हो तब पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि एज़ ए स्टूडेंट उल्टी गिनती शुरू होती है। जब हम बेरोज़गारी पे आ जाते हैं, हाँ, तो हमारे पास में ज़्यादा टाइम नहीं होता है। 100, 99 वाली कंडीशन आ जाती है। तो मतलब कब 1 आ जाए इससे पहले आप लोगों को रैंक लेकर के आकर के और सिलेक्शन लेना ज़रूरी होता है। क्या आप एग्ज़ाम वाले दिन आपका माइंडसेट कैसा था? माइंडसेट कैसा था आपका एग्ज़ाम वाले दिन? सर एग्ज़ाम वाले दिन तो मतलब प्रीलिम्स के लिए पहले। प्रीलिम्स के लिए सर इतना तो मतलब ये था मेरे को कि जितना मैंने किया है कंसिस्टेंटली प्रीलिम्स किए निकाल दूँगी। हाँ, कि प्रीलिम्स कर लूँगी और मेंस का भी था कि क्योंकि तैयारी मेरी पूरी प्री और मेंस दोनों के लिए ही ऐसा था। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अगर अपन प्री के लिए अभी कर रहे हैं फिर 15 दिन में मेंस के लिए कर लेंगे, नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता। देखो, मैं यही कहता हूँ बच्चों को भी कि ना हमारे नर्सिंग सेक्शन के अंदर प्रीलिम्स और मेंस रख रखा है, इसका कोई ज़्यादा वेटेज नहीं, सिर्फ एम्स का ये कहना है कि मेंस में वो उन स्टूडेंटों को लेना चाहता है, जो कि क्लिनिकल जजमेंट के ऊपर माहिरियत रखते हो। क्योंकि हमारे अब आपने देखा आपने 9 और 10 दोनों दिया, एक पेपर पैटर्न चेंज हुआ, 9 के अंदर भी प्रीलिम्स के अंदर सिनेरियो आया हाँ, एंड टाइम कंज्यूमिंग था, तो वहाँ पर भी आपका सिलेक्शन का अगर बात करें तो आपने टाइम मैनेजमेंट करोगे तो निकालोगे और 10 के अंदर भी सेम देखने को मिला। तो हम इस चीज़ को तो नहीं नकार सकते कि नॉरसेट ने पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है, लेकिन आप लोग की पहुँच के अंदर ही है। सबसे बड़ी चीज़ है वो चीज़ आप लोग की पहुँच के अंदर है। आपको पहले ही माइंड सेट करना है कि 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन पढ़ने की क्षमता रखनी है और वो जब होगी, जब आप एक क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर कवर कर लोगे, तब जाकर के आप एक क्वेश्चन को 1 मिनट में पढ़ पाओगे एग्ज़ाम के टाइम पे। हाँ। अगर आप लोगों ने तैयारी करी है, एक क्वेश्चन को आप 3 मिनट में पढ़ रहे हो, तो फिर जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। तो आपने आई थिंक क्वेश्चन प्रैक्टिस आप पर डे कितने क्वेश्चंस को निकालते थे और मॉक टेस्ट कितना देते थे आप? और सर मैं जैसे डेली प्रैक्टिस जो रहता था, ऐसा होता था कि पहले तो जो मतलब सब्जेक्ट वाइज़ जो टेस्ट होते थे ना, पहले तो मैंने वो दिए थे कि एक सब्जेक्ट मतलब एक टॉपिक पूरा कवर हो जाए, वेरी गुड, तो वो सही रहता था। फिर उसके बाद में जे जो ये कंबाइन वाला टेस्ट होता है ना पूरा, तो फिर वो देती थी, कि फिर उससे पता चल जाता था कि क्योंकि टॉपिक अगर एक टॉपिक पूरा है, तो फिर उसमें से अगर ढंग से कवर हो जाए, तो फिर उसमें से कोई भी क्वेश्चन आए, कर सकते हैं। और जो नया आए, कुछ भी अपडेट उसके अंदर, तो वो ऐड कर सकते हैं। वेरी गुड। तो एक बच्चों का एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है नीरू कि रिवीजन हम जब करते हैं तो आपका रिवीजन पैटर्न क्या खुली किताबों से करते थे या आँख बंद करके माइंड में रिवाइज़ करते थे? क्या पैटर्न था? सर मेरा तो ऐसा था कि मैं एक बार पढ़ लिया, फिर उसके बाद थोड़ा मतलब उससे हट के आँख बंद करके मतलब ऐसा ही मान सकते हो कि फिर मैं वैसे रिकॉल कर दी थी। आँख बंद कर रिकॉल करते हाँ। थे। ऐसा नहीं होता था कि अपने जो आपने याद किया अगले को टेंशन दे दो अपने दोस्तों को? अपन पढ़ रहे हैं और पढ़ते समय अपन को कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ आ गई तो अपन को अपन का क्या कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक तरीका होता है। हाँ। अगले को तुरंत ही पूछो उस वाली चीज़ को। सर मेरा तो यही रहता था, मैं तो इनको मैसेज कर देती थी कि कुछ भी मैंने नया पढ़ा इनको मैसेज कर दिया बस या फिर बाद में कुछ भी व्हाट्सएप पर खुद को ही मैसेज कर लिया, वो जो क्वेश्चन है ना खुद को ही भेज दिया वेरी गुड। कि वो याद रहेगा माइंड में कि नया है ना ये तो क्या पता भूल जाए। या तो खुद को भेज दिया या फिर इनको भेज दिया बिल्कुल, बिल्कुल, कि बहुत अच्छी बात है। मेरे को बहुत अच्छा लगा। अच्छा आपके दोस्त आपके जो फ्रेंड सर्किल में हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे जो कि आपके मतलब हर देखो एक स्टडी का एक सर्किल होता है, जिसके बीच में आप लोग पढ़ते हैं। जैसे कि मैं उम्मीद करूँगा कि आपके भी कुछ ड्यूरिंग आप डिग्री टाइम पे थे तो डेफ़िनेटली आपके 1-2 दोस्त होंगे और उन दोस्तों का भी सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ या क्या कमी रही, कुछ बताना चाहेंगे अपने प्लेटफ़ॉर्म पे? सर हम मतलब 4 जने हैं, अच्छा। तो मतलब पढ़ाई हमने मतलब शुरू से कर रहे हैं और ऐसा वो कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं चारों जने? बाकी वो 2-3 हम सब उत्कर्ष से ही क्लासें ले रहे हैं अच्छा ठीक है। और साथ ही कर रहे हैं, बाकी उनका भी अच्छा है मतलब हमारा सबका वैसे बराबर ही है, लेकिन वो है कि वो थोड़ा-सा कभी-कभार ऐसा होता है कि उनका डिसिप्लिन कभी-कभार मेंटेन नहीं होता कि कभी बाहर चले गए, कभी ऐसा कर लिया मतलब ऐसे। और इस वज़ह से मेरे को लगता है कि उनका थोड़ा-सा रह गया वरना
ये है कि उनका हो जाएगा आराम से। तो मतलब आप एक तो इस मंच से ये कहना चाहते हो कि भैया पढ़ लो लड़कों, मौज-मस्ती छोड़ दो, इसमें वक़्त है, टाइम की डिमांड है कि भैया हाँ, पढ़ाई करो। और दूसरे नंबर पे ज़रूर होगा इस बच्ची की गुड विशेस है आप लोगों के साथ में, तो सिलेक्शन तो ज़रूर होगा, लेकिन अ, अब मैं ये कहूँगा कि आप कान पकड़ के बोलना भैया पढ़ने बैठ जा, ठीक है ना? अब सिलेक्शन के बाद में ये बोल देना कि कान पकड़ के बोलना कि अब मौज-मस्ती का टाइम नहीं है। नॉरसेट 11 में आप लोगों को निकलना है। वो भी क्लासेस रेगुलर लेते हैं अभी भी? यूट्यूब की क्लासेस रेगुलर लेते हैं वो? हाँ, यूट्यूब की रेगुलर लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट प्रिपरेशन स्टार्ट को कर देते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? क्योंकि स्टार्ट तो कर दी, क्लास ले ली, नोट्स नहीं बनाए या फिर क्लास ऑफलाइन गए ही नहीं। 10 दिन बाद में जाकर के ऑफलाइन गए तो पता है कि ये क्लास ऑनलाइन मिल जाएगी, ऑनलाइन पे रह गए। ऑनलाइन लेना शुरू करो तो बोलेंगे यार ऑनलाइन में मज़ा नहीं आ रहा, ऑफलाइन में लेके जाएँगे। तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे जो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं? सर कंसिस्टेंसी तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी नहीं होती है ना तो ऐसा होता है कि अगर 4 दिन पहले टॉपिक पढ़ा, फिर उसको वहीं से शुरू करना पड़ता है। और बीच-बीच में अगर छोड़ दोगे तो वो टॉपिक कभी ना तो पूरा हो पाएगा, ना आगे बढ़ पाओगे। तो इस वज़ह से मेरा तो ऐसा होता था कि जैसे मैं पढ़ती हूँ ना, मेरा तो कभी जैसे अभी अभी मन नहीं कर रहा, तो जब मन होता है मैं उसी टाइम बैठ जाती कि अभी थोड़ी देर नहीं हो रहा तो हो सकता है कि ठीक है मैं बाहर मतलब ऐसे 15-20 मिनट नहीं पढ़ती या कुछ अगर नहीं हो रहा तो मैं जैसे ट्यूशन करने लग जाती थी या फिर बाद में मैं नोट्स एंड सीरीज़ लेने लग जाती थी या मतलब कुछ भी करके ऐसा होता था कि अगर अभी रिवीज़न का मन नहीं है तो मैं ये कर सकती हूँ, टेस्ट दे सकती हूँ या फिर बाद में अगर इसका मन नहीं हो रहा तो मैं वो यूट्यूब पे क्लास ले सकती हूँ। तो उसकी वज़ह से मेरा मतलब ऐसा था कि मैं टाइम वेस्ट मतलब नहीं करती थी बिल्कुल भी। पढ़ते-पढ़ते कभी ऐसा मन किया कि यार मेरी नौकरी होती तो मैं मौज-मस्ती करती, मोबाइल खरीदती, ऐसा कुछ लगा कि मेरी नौकरी लगेगी जब मैं ये काम करूँगी? प्लीज़ सर बताओ ना। बहुत लगता था ऐसे क्या क्योंकि आपकी सैलरी आएगी देखो सुनो, पहली सैलरी पे अपने घरवालों का उन सबका हक, उसके बाद में ऐसी एक ख्वाहिश जो कि आप सबसे पहले फुलफिल करना चाहोगे। जैसे ही आपके अकाउंट में पैसा आया, आपकी फर्स्ट ख्वाहिश कि मैं ये तो खरीदूँगी, क्या चीज़ है वो? या कुछ भी नहीं सोचा? सर मैंने मतलब मम्मी के लिए थोड़ा सोचा है कुछ उनके लिए ऐसा करना है, बाकी मेरे लिए पर्सनल इतना कुछ सोचा नहीं है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के मंच से आप अपने परिवार, अपने दोस्त या फिर किसी भी ऐसे बंदे को जिसने आपके लिए हद से ज़्यादा मेहनत करी, कहना चाहोगे ये मंच आपका है? आप कुछ बोलना चाहोगे उन लोगों को कि आपकी सफलता के अंदर उन्होंने जो मेहनत करी है उसके लिए श्रेय देना चाहोगे कुछ? हाँ सर, मेरा तो मतलब जो है उत्कर्ष की पूरी फैसिलिटी जो फैकल्टी है, उन्होंने मतलब उनका बहुत ज़्यादा ही रहा है, क्योंकि मैं जैसे हर टीचर की अगर ऐसा होता है कि एक टीचर जैसे कि एक टीचर अच्छा नहीं है या दूसरा मतलब ऐसा नहीं है, मेरे को कोई भी नहीं लगी ऐसी कि एक भी कोई भी टीचर ये ऐसा नहीं है। सबके नोट्स मैंने बहुत अच्छे से बनाए थे और मैंने बार-बार जैसे 1 साल हो गया तो उन्हीं ही नोट्स को पढ़ा है और पूरा उस पर ही फ़ोकस किया और उसकी वज़ह से ही मतलब हुआ है, बाकी बाहर कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि कहीं और सही मतलब बात देख है, रहे हैं, बिल्कुल। ढूँढ रहे हैं। देखो जो भटकते हैं ना, वो भटकते रह जाते हैं हाँ। और जो हाथ पकड़ के चलते हैं, वो इस भीड़ के दलदल से निकल जाते हैं। और अपने दोस्तों के लिए कुछ बोलना चाहोगे जो बच्चे आपके संग में 3-4 जो थे और वो आपके संग में आयुष्मान के स्टूडेंट ही हैं वो भी हाँ, और उत्कर्ष के भी स्टूडेंट हैं, हाँ, तो वो रह गए हैं। उनका प्रीलिम्स क्लियर हो गया? हाँ, हो गया प्रीलिम्स प्रीलिम्स। क्लियर हो गया और मेंस के अंदर रैंक अच्छी नहीं आई होगी शायद हाँ, तक। ठीक है या फिर प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ, जो भी आपके दोस्त हैं, आप उनको इस मंच से कुछ डाँटना चाहोगे? बोलना चाहोगे आप? सर मैं ये बोलूँगी कि थोड़ा बाहर घूमना-फिरना बंद क कम करें और मतलब कंसिस्टेंसी रखें क्योंकि ऐसा होता था कि उनको ऐसा होता है कि बस बाहर जाने का ही रहता, कोई कुछ बोल देता कि चलो बाहर तो तो उस भैया वजह से जो आप वीडियो देख रहे हो, उनके दोस्त तो याद रख लेना दादी माँ बोल रही है और कान पकड़ लेगी, तो तरीके से पढ़ना शुरू कर दो क्योंकि अगली बार मैं इस वाली सीट पे उन लड़कों को देखना चाहता हूँ। ठीक है ना बेटा? अच्छा किसी भी एक टीचर के लिए कुछ कहना चाहेंगे मिमिक्री टाइप का या फिर कोई भी एक एडवांस आप कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, तो ऐसे कोई मोटिवेशन स्पीक या फिर उसकी कोई भी एक टीचर जिसको आप फॉलो करती हो, कोई एक ऐसी कोई बात जो आपको हँसा देती है, जो आपको मोटिवेट कर देती है, मतलब कुछ भी लाइक दैट कोई भी एक आपके ऐसे टीचर आयुष्मान कॉलेज के कोई टीचर्स हों, कोई-सी भी एक ऐसी चीज़ हो जो आपके करंट में कोई टीचर्स हों, कोई-सी भी एक ऐसी चीज़ जो आपको हँसा देती है, जो आपको मोटिवेट कर देती है, कोई भी एक ऐसी लाइन? सर 1-2 टीचर हैं
जैसे कि एक तो मुकेश सर जो मतलब कभी भी जैसे पढ़ाते थे वो ऐसे टीचर मतलब थे कि उनको देखकर ऐसा होता था कभी-कभी कि वो हमेशा ये बोलते थे कि चिंता नहीं करनी, किसी भी चीज़ का चिंता नहीं करनी। तो वो मतलब इतना ऐसे रहते तो वो जैसे बोलते थे ना तो ऐसा लगता था कि बहुत है। और एक आप जो बोलते रहते हो कि 100 सुधार की और 1 लुहार की। तो गलत तो नहीं था कहीं पर भी? नहीं, नहीं सर बिल्कुल भी नहीं। चाहे तो कितने भी आ जाएँ, हमारे कांसेप्ट लॉजिक रेशनल से बाहर नहीं जाने दूँगा और नहीं जाने दूँगा। सर कांसेप्ट तो बहुत आपके उससे मतलब बहुत क्लियर होते थे क्योंकि मैंने सारी चीज़ें जैसे नोट्स बना रखे थे। फिर जैसे ही मेंस प्री जो भी एग्ज़ाम हो उससे पहले मैं सारे जो नोट्स बनाए उनको वेरी पढ़ती गुड, थी। बहुत बढ़िया। तो उससे बहुत अभी मेंस में मेरे को हेल्प मिली क्योंकि वो चीज़ें सारी वही चीज़ें वैसे अब वही चीज़ें हाँ, आती हैं, कहाँ से आएगी कोई यार? कुछ भी नया नहीं कोई था। भी नया नहीं है। पेपर आपके और जो हमको नहीं आता ना, फिर वो किसी को भी नहीं आता। टेंशन मत करना, अगर वो हमको नहीं आता, तो वो किसी को नहीं आता। चलो ठीक है, नीरू आपको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आपने अपना अमूल्य टाइम हमको दिया, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस को दिया। मैं उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस की तरफ से दोबारा से मैं आपको और आपके परिवार को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ दूँगा और ये चाहूँगा कि आप अपने सभी दोस्तों के संग में भी उनको गाइड करें कि सही दिशा से यही टाइम है पढ़ने का, अदरवाइज़ आने वाला समय बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। सर बहुत आप कॉम्पिटिशन है। बहुत कॉम्पिटिशन होने वाला है। तो आज पे काम करो, कल का विश्वास मत करो कुछ भी। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक यू मच। सर।